ना हम कभी रुकते हैं, ना ही हमें कोई रोक पाएगा, और ना ही हम कभी झुकते हैं और ना ही कोई झुका पाएगा। हम हैं पीडब्ल्यू के बब्बर शेर बाहुबली, और आप हो हमारी सेना। और जाकर ये दुनिया से कहना कि हम निकालेंगे आईआईटी, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी रफ्तार बैच के अंदर रिडॉक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बचे हुए कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोले थे कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के सारे क्वेश्चन, और साथ ही साथ इक्विवेलेंट वेट और रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में, जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता था। जरा देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा उन वाले टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको होमवर्क दिए थे क्वेश्चन, उनको आगे कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आया आईआईटी 2014 में, और आप लोग जानते हैं कि यहां पर लिखा गया है द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब यूज हुए। सबसे पहला काम होगा बेटा आप लोगों को ये रिएक्शन बैलेंस करनी, और ये बात जाननी कि कौन किसमें कन्वर्ट हुआ है और कौन किसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है। जरा देखिए, अगर मैं ये बात कहूं कि ये स्पीसीज कन्वर्ट हुई है Cr3+ में, और ये दोनों स्पीसीज कन्वर्ट हुई है आपके पास इस तरीके से, ठीक है भाई। तो आप लोग जरा देखोगे क्या, सबसे पहला काम होगा कि जो जिसमें कन्वर्ट हुआ है आप उसको लिख लीजिए। Cr2O7 2- जब कन्वर्ट होगा Cr3+ में, तो मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी, एक लॉ सिखाया था, एक ट्रेंड सिखाया था, AOH ट्रेंड, कि सबसे पहले आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर एटम बैलेंस कर लीजिए। आपने क्या काम करा, सबसे पहले ऑक्सीजन तो देखा नहीं, क्रोमियम देखे कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्रोमियम है, राइट हैंड साइड में 1 क्रोमियम था। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर ली, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए यार, गजब हो गई। यानी ये एटम सारे बैलेंस। अब बचा क्या, अब सिर्फ बचा है कि सर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की कमी है। अगर यहां पर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो 7 ऑक्सीजन की कमी है। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल भी जोड़ने हैं। आप लोगों ने क्या काम किया कि सर हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल इधर जोड़ लिए। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपने कहा सर ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए कि यहां पर हम 14H+ जोड़ दें ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए, क्योंकि जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है तो हम हाइड्रोजन बैलेंस करते थे। और उसके बाद आप करोगे चार्ज बैलेंस, जब सब बैलेंस हो जाएगा। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में 12 पॉजिटिव चार्ज और 2 चार्ज, दोनों को अगर ओवरऑल नेट चार्ज की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 12 पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और राइट हैंड साइड में 6 पॉजिटिव चार्ज है। भाई साहब इस 12 को मैं 6 के बराबर कैसे रखूं। आप कहोगे सर इधर आप 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने ना ये ऐड कर लिए। अब जरा देखो, अब ये बैलेंस हो गई। दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जब मैं दूसरी रिएक्शन देखूंगा ना मेरे बच्चों, तो मुझे पता है कि Fe+2 कन्वर्ट हुआ Fe+3 में, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसके अंदर सारे के सब ऐड है, बस चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज थे। 3 को मुझे 2 करना था, तो मैंने 1 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया भाई। अब जरा देखिए, ये भी बैलेंस हो गई। अब बात करेंगे ऑक्सलेट की। C2O4 2-, अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूं, ठीक है भाई, ये कन्वर्ट हुई है CO2 में। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, क्या कार्बन बैलेंस है आपको कि नहीं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को छोड़कर क्या बैलेंस करना है, कार्बन। आप यहां पर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई। अब जरा क्या होगा, जरा देखो, इधर भी कार्बन 2, इधर भी कार्बन 2, यानी दोनों सब बैलेंस हो गए। भाई साहब गजब हो गया। इस बार तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए, जब ऑक्सीजन की बात करेंगे ना मेरे बच्चों, तो ध्यान से रखना है आप लोगों को कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इधर, कि ये सब कुछ बैलेंस है, सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है, और चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाली रिएक्शन को इससे मल्टीप्लाई करता भी हूं, इस वाली रिएक्शन को इससे ऐड भी करता हूं,
तो मुझे ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में मुझे इतने इलेक्ट्रॉन करने हैं जो ये 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दें। तो मैंने क्या काम करा, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इन सबको ऐड कर दिया। ध्यान से देखना बेटा, राइट हैंड साइड में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 2 से 4 इलेक्ट्रॉन, तो राइट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो यार, आपको सर गजब बात है, समझ में आ गया। हमें कोई फिजिकल केमिस्ट्री में वीक नहीं कर सकता, ये मेरी है और शपथ भी है और प्रतिज्ञा भी है। 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी लाइफ की बेस्ट केमिस्ट्री बनेगी, देखते रहना। आगे चलते हैं भाई, जब आप इनको जोड़ोगे तो आप ओवरऑल हिंट तो लगा ही लोगे कि हम 2 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास। आप खुद सोचिएगा मेरे बच्चों कि अगर मैं ये रिएक्शन लिखता हूं 14H प्लस के Cr2O7 2- और प्लस के 2Fe2 प्लस के C2O4 2- गिव्स, ठीक है, 2Cr3 प्लस के 2CO2 और प्लस के 2Fe+3। इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन में जो कि ऊपर तो अनबैलेंस दे रखी थी, यहां मैंने बैलेंस करी। आप सोचिए कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ। आप कहोगे सर अगर नेट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें ना तो इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन लिए और 6 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने तब लिए होंगे जब इधर से मल्टीप्लाई वगैरह करके इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे ना। तो आप देखोगे सर यह बात हमें पता लग चुकी है कि यहां पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है इधर उधर जाने में। किसी को बताना मत, हमें बात पता लग गई है। आंसर क्या हो जाएगा भाई? कटप्पा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? कटप्पा। और इसी को आप टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। हम देखते हैं कि तुम्हारी आईआईटी ना होने से कौन रोकता है। बस मेहनत लगातार करते रहना भाई, झुकना नहीं है और ना कभी डाउन किसी भी सिचुएशन से आगे बढ़ो। फॉलोइंग फलाना ढिमकाना रिएक्शन बोला गया है XMnO4- C2O4 2- Z2+ और Mn2+। अच्छा ये रहा, ये सुनो, ये =2 का साइन होता है, ठीक है। ये बन गया तुम्हारे पास। आप लोगों को X, Y और Z की वैल्यू निकालनी थी। आप लोगों को मैंने एक बात सिखाई थी मेरे बच्चों कि जब आप MnO4- देखोगे ये किस में कन्वर्ट हुआ? Mn2+ में। तो आपको याद होगा, आपको ये फॉर्मेट यूज करना है AOH यानी एटम ऑक्सीजन हर्सर यानी H हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि आप ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को भूलकर बाकी सभी एटम को बैलेंस कर लो। आप कहोगे सर हमने तो बैलेंस कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक मैग्नीज इधर एक मैग्नीज उधर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें करना है कि सर हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे और जिधर ऑक्सीजन की कमी होती थी उधर हम वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे उतने ही। क्या मैं इधर 4H2O जोड़ दूंगा? बोलो यार। आप कहोगे सर बिल्कुल हमने 4H2O जोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात ना है यहां पे। फिर आप देखो कि हाइड्रोजन की कमी किधर थी भाई? हाइड्रोजन की। आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, हाइड्रोजन तो लेफ्ट हैंड साइड में कम था। मैंने कहा ठीक है भाई, उसकी जगह पर आप उतने ही क्या जोड़ दोगे? H+। तो मैंने 8H+ जोड़ दिए। जब सारे एटम बैलेंस हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? चार्ज बैलेंस करोगे। और चार्ज कैसे बैलेंस होगा बताइए? हाँ, आप कहोगे सर इधर 2+ चार्ज, उधर 6 में से 1 गया, 7 पॉजिटिव चार्ज, इस 7 को 2 कैसे बनाऊं? आप 5 नेगेटिव चार्ज जोड़ दीजिए इधर। तो मैंने करा कि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए। अब हमारे पास ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आगे हमने देखा कि C2O4 2- CO2 में कन्वर्ट हुआ। आपको याद होगा मैंने ऐसे एग्जांपल में भी आपको सिखाया था। तो आप कहोगे सर C2O4 2- और ये कन्वर्ट हुआ CO2 में। और मैंने आपको एक बात सिखाई हुई है कि आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर पहले एटम बैलेंस करेंगे। तो इधर 2 कार्बन, उधर आपके पास 1 कार्बन, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन तो बैलेंस हुए ही हुए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इधर भी 4 उधर भी 4। क्या करोगे भाई तुम लोग? जरा देखो। आपको सर हमें तो चार्ज बैलेंस करना और कुछ नहीं करना। तो मैंने इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब जरा देखिए, मैं इन रिएक्शन को इस तरीके से ऐड करना है, मुझे इस रिएक्शन को इस तरीके से ऐड करना है कि मैं इधर ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने क्या काम किया? ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया
और नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट और 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। इनको लिखो भाई, इनको लिखो भाई तुम। अब जब आप लिखोगे तो क्या आएगा, 16 H प्लस प्लस के 2 MnO4 माइनस प्लस के 5 C2O4 2 माइनस गिव्स 2 Mn2 प्लस प्लस के 3 कहां, और ये हो जाएगा 8 वाटर और प्लस के कितना हो जाएगा भाई 10 CO2। अब जरा देखिए X किसके साथ एसोसिएट था मेरे बच्चों, ध्यान से देखो X किसके साथ एसोसिएट था, मैग्नीज के साथ था कि नहीं था। आप देखो को X की वैल्यू जब कंपेयर करोगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो आप खुद देख लो कि भाई सबसे पहले 2 कहां पर आया है, आगे छोड़ो ही मत, मतलब करोगे भी तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, फिर देखो C2O5 2 नेगेटिव के साथ Y कनेक्ट है, Y कितना आ जाएगा, आपको कि सर Y हमारे पास 5 आ गया, करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास A फॉर एप्पल। क्या आंसर आया, A फॉर एप्पल। तो भाई इस तरीके से आप आंसर कर लेंगे, और ये क्वेश्चन भी मेंस ऑनलाइन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे ईमानदार हैं, जो बच्चे एकदम मतलब भर चुके हैं अपने अंदर कि भाई हमें आईआईटी करना ही है, कुछ भी हो चाहे, है ना, तो उनसे हर एक क्वेश्चन बन रहा होगा, उनको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का है, जेई मेन का नहीं है। उस टाइम पर एडवांस होते थे पेपर 1 पेपर 2 इस टाइप से। इसने कहा फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस के C2 2 माइनस H प्लस, और यही रिएक्शन है, देखो ध्यान से देखो, यही तो रिएक्शन है जो हमने थोड़ी देर पहले वो करा है, मतलब बैलेंस करा है। आप लोग बैलेंस कर ही लोगे, और बैलेंस करने के बाद यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आई थी, जेड की वैल्यू आएगी यहां पर 16, क्योंकि आप H प्लस से कंपेयर करोगे, H प्लस 16 है, तभी तो आंसर आपके पास 2 5 16 आया। सेम यही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। और ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा 2 5 16, तो अमरेंद्र बाहुबली ही का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए भाई, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल सेलेक्टिव हो। मल्टीपल सेलेक्टिव का मतलब समझते हो क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा आंसर होते हैं। इसीलिए उसने पूछा इज और आर, और यहां पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए। सबसे पहला काम क्या होगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना। बोलो हाँ या ना। आपको सर ठीक है बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखो मेरे बच्चों, आप ये देखो कि कौन किसमें कन्वर्ट हुआ और कौन किसमें कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं इधर इसकी, क्या I माइनस I2 में कन्वर्ट हुआ, क्या Cl जो है Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ, और H2SO4 जो है वो H2SO4 माइनस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग क्या करेंगे भाई। सबसे पहले देख लो कौन किसमें बैलेंस हुआ है, और एक फॉर्मेट यूज करना है जिसका नाम होगा A फॉर एप्पल, O फॉर ऑरेंज, H फॉर हर्सर। ये फॉर्मेट फॉलो करना है। क्या मैं जब I माइनस को कन्वर्ट करूंगा I2 में, तो मैंने बोला था कि सबसे पहले एटम बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को छोड़कर। इसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है नहीं, तो आप क्या करोगे भाई, आप करोगे सर I माइनस इक्वल टू I2, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब सब बैलेंस हो जाएगा, लास्ट में क्या करते थे, चार्ज बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में 2 नेगेटिव चार्ज, राइट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या करोगे, राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। बोलो, आपको सर जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आगे देखो, अब मैंने क्या काम करा, ClO3 वाले को ले लिया। ClO3 माइनस जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, Cl माइनस में। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी भी आपके पास ये होगा, क्या बोलते हैं, एटम, सबसे पहले एटम बैलेंस करने पड़ेंगे। एटम ऑलरेडी बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड में एक क्लोरीन, राइट हैंड साइड में एक क्लोरीन। यार बोलो हाँ या ना, आपको सर बिल्कुल है। अब ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है।
तो जरा देखो यार, क्या मैं कहूंगा कि इधर मुझे 3 मॉलिक्यूल वाटर के जोड़ने पड़ेंगे, आप कहोगे सर जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं उखाड़ पाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। और लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की कमी होगी तो मैं 6H+ जोड़ूंगा ना। और नेट चार्ज देखिए, राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड में नेट 5 पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको कैसे बनाए भाई कि ये भी एक नेगेटिव चार्ज के बराबर हो। तो मैंने इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, जिससे लेफ्ट हैंड साइड में भी एक नेगेटिव चार्ज है नेट और राइट हैंड साइड में भी एक नेगेटिव चार्ज है नेट। आगे देखिए, H2SO4 और HSO4 माइनस में अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बच्चों, तो आप तो बड़ा सिंपल लिख लोगे ना कि सर HSO4 माइनस, तो H2SO4 कन्वर्ट हुआ HSO4 माइनस में। और ध्यान से देखेंगे, बड़ा ध्यान से क्या करना है आपको कि सर एटम सारे बैलेंस हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी सल्फर इधर भी है उधर भी है। दूसरे नंबर पे किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। राइट में भी 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट में भी 4 ऑक्सीजन। अब लास्ट में किसको करेंगे भाई, हाइड्रोजन। और आपको याद होगा कि जिधर भी हाइड्रोजन की कमी होती थी उधर हम क्या जोड़ते थे, H+। तो मैंने क्या काम कर दिया, यहां पर H+ जोड़ दिया भाई। ये भी न्यूट्रल, सब कुछ न्यूट्रल हो चुका है। कोई लेफ्ट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं, राइट हैंड साइड में भी कोई चार्ज नहीं। आप लोग क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, और जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा ना मेरे बच्चों, तो पता है क्या आएगा, देखो यहां से 3 2 जा 6I- और 6H+ इधर है, एक H+ उधर है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5H+। बोलो। और भाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही जाएंगे, और प्लस के ClO3- और गिब्स, ये H2SO4 भी जोड़ोगे, सॉरी हाँ, ओहो, प्लस H2SO4, और ये बन जाएगा कितने भाई 3I2 प्लस Cl- और 3 वाटर प्लस के HSO4-। तो ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन है। अब इसने क्या कहा भाई, इसने बोला स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4- इज 6। जब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहा था, आप मुझे बताइए क्या HSO4- की स्टोइकोमेट्रिक जो थी, मतलब नंबर था, मैथमेटिकल नंबर, वो 6 था क्या? आप कहोगे सर नहीं था, वो 6 नहीं था। तो इसका मतलब ये क्या हो गई स्टेटमेंट, पहले वाली तो हो गई इनकरेक्ट। ठीक है जी, आगे देखो बेटा, ये कह रहा है आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड। आप देखो पहले आयोडीन पर -1 चार्ज, फिर आयोडीन हो गया न्यूट्रल, अब कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज होता है फिर वो न्यूट्रल हो रही है, इसका मतलब है उसने अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। और जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगी तो इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर इसको तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड हो गई। तो भाई बात तो करेक्ट है, तो हम कहेंगे यह बात बिल्कुल करेक्ट है, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप आंसर लगा देना है। आगे देखिए, सल्फर इज रिड्यूस्ड। भाई साहब आप देखो इधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर भी +6 है, उधर कैलकुलेट करके देखोगे ना उधर भी +6 ही आएगी। आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं एक्स वाले फॉर्मूले से, यानी सल्फर ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है। इसकी +6 पहले भी थी और +6 बाद में भी रहेगी। तो क्या हम इसको कहेंगे सल्फर इज रिड्यूस्ड? अजी नहीं, इसको कैसे कह देंगे, हम कहेंगे इसको इनकरेक्ट। IIT एडवांस 2014 का क्वेश्चन है भाई, ये मत सोचना कि तुमसे एडवांस के क्वेश्चन नहीं होंगे, सब करोगे तुम। हाँ, अब इसने बोला है H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या H2O एक प्रोडक्ट होगा इसमें? भाई बिल्कुल, उधर बन तो रहा है वाटर यार, इसमें नहीं दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो बनाया ना। आप कहोगे सर बात बिल्कुल कतई सही कह रहे हो आप, हमें इस इक्वेशन पे ध्यान नहीं देना, इसको बैलेंस करके ही ध्यान देना है। क्या पूछ सकता है वो? अब ये अगर मल्टीपल सेलेक्टिव था तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओहो,
बाहुबली और देवसेना दोनों की जोड़ी एक ही क्वेश्चन में एक साथ, ठीक है भाई। तो बाहुबली देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। यह क्वेश्चन 2020 में आया, इतना खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक, अरे भाई तुम्हारे सामने कुछ खतरनाक ना है, तुम हो चुके अब एकदम जेंटलमैन हाई फाई स्पीड वाले बच्चे, ठीक है, तो दुनिया को हिला देंगे। इधर देखो, Fp2 जो है यह कन्वर्ट हुआ XaXb में, MnO4 माइनस फलाना ढिमकाना एंड सो ऑन में। चलो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं मेरे बच्चों, आप लोगों को बेसिक मीडियम में Fe2 ये इसमें कन्वर्ट करनी है। कैसे कन्वर्ट करोगे जरा देखिए, मैं आपको रिएक्शन लिखता हूं, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग आंसर करना, ठीक है। इस रिएक्शन को पूरा लिख रहा हूं मैं, 2Fe प्लस 2 प्लस H2O2। ध्यान रखना है आपको क्या करना है, H2O2 में जो Fe प्लस 2 है ना, इसको कन्वर्ट कर लेना आप Fe प्लस 3 में। बैलेंस खुद ही करनी है, जो भी इसमें दे रखा होगा XA वाला, मतलब X Fe प्लस 3, ठीक है जी। और बेसिक मीडियम में जो H2O2 है ये बेसिकली OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस में कन्वर्ट, ठीक है, OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी आप X ही कर लेना, ठीक है, X ही कर, जो भी मानना चाहो, बैलेंस कर लेना आप अपने आप, ठीक है भाई। OH माइनस में आपको खुद पता लग जाएगा कि Fe प्लस 2 जब Fe प्लस 3 में जाएगा ना, Fe प्लस 2 जब Fe प्लस 3 में जाएगा तो ये काम क्या करेगा भाई, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और H2O2 में जो ऑक्सीजन है वो हो जाएगा -1 और ये बनाएगा ऑक्साइड, तो इसमें हो जाएगा -2 में ऑक्सीजन। तो आपको ये वाली इक्वेशन बैलेंस करनी है बेसिक मीडियम में, और ये वाली इक्वेशन बैलेंस करनी है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। उसके बाद जो एक्स वाई जेड अपने आप जो भी वैल्यू आएगी, एक्स की, वाई की, एक्स डैश की, वाई डैश की और जेड डैश की, इनका आपको ये क्या बोला है, एंड जेड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी ई रेस्पेक्टिवली, ये आपको आंसर बताना पड़ेगा, एक्स की क्या है, वाई की क्या है, जेड की क्या है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं एक रिएक्शन करवा देता हूं स्टार्टिंग में, अगर आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों, क्या ये इसमें कन्वर्ट हुआ और क्या ये इसमें कन्वर्ट हुआ, आप लोग क्या लिखोगे, Fe2 प्लस कन्वर्ट हुआ सर Fe प्लस 3 में। आपने हमें एक बात सिखाई थी कि AOH ये फॉर्मेट चलना है। अब हमने देखा कि एटम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसके अंदर है नहीं, सिर्फ चार्ज बैलेंस कर लो। तो मैंने कहा सर एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, डरना मत। अब दूसरा क्या है कि H2O2 OH माइनस में जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास H2O2 OH माइनस में जब कन्वर्ट होगा तो आप देखोगे यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा कोई एटम है ही नहीं, तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे दूसरे नंबर पे, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा H भी बैलेंस हो जाएगा। पर चार्ज जब बैलेंस करोगे तो इधर आपके पास कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा Fe प्लस 2, यानी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस H2O2 gives 2Fe प्लस 3 और प्लस के 2OH माइनस। देखिए x की वैल्यू कितनी आई बेटा जी, 2 आ गई। तो यहां से हमने क्या निकाला बेटा, x की वैल्यू 2 जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू हम 2 कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि MnO4 माइनस, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात, एक हिंट देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपसे क्वेश्चन एकदम से तो नहीं होगा, और मैं एकदम से समझाऊंगा तो आपको एकदम से समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी बताता हूं मैं कैसे करना है, जरा देखो बच्चों। हमारे सिलेबस में ना, हमारे सिलेबस में जनरली 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मिनट रुकना, हाँ हाँ, वो क्या है कि हमारे सिलेबस में जो टाइट्रेशन है, जो रिएक्शन है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आपको चैप्टर में दे रखे हैं, वो जनरली आपको एक तो KMnO4 दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या दिया है भाई आपको, एक तो दिया है KMnO4 और दूसरा दे रखा है आपको K2Cr2O7।
आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और साथ ही साथ जो क्वेश्चन था वो वाले पे आ जाऊंगा। जैसे ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग रूप धारण करते हैं अपना, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा मैं KMnO4 की बात करूं, KMnO4 को या MnO4 माइनस आयन को जब कभी भी हम एसिडिक मीडियम लेते हैं, मतलब H+ हो या एसिडिक मीडियम हो, तो ये हमेशा Mn2+ में कन्वर्ट होगा। आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना कि KMnO4 किस में कहां से कन्वर्ट होता है बस। अब जरा देखो, और जो KMnO4 होगा यानी MnO4 माइनस आयन जो होगा, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं MnO4 माइनस आयन की, के हटा दो तो ये बचेगा। अगर मैं न्यूट्रल मीडियम लूं, क्या ले रहा हूं बच्चों, न्यूट्रल मीडियम अगर मैं लेता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। और यदि मुझे MnO4 माइनस को बेसिक मीडियम में यानी OH की प्रेजेंस में यानी बेसिक मीडियम में कभी भी कन्वर्ट करना हो तो ये MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और K2Cr2O7 जो है, K2Cr2O7 है, या तो उसको आप ऐसे लिख लीजिएगा या फिर आप लिख दीजिएगा Cr2O7 2 माइनस, 2 K+ हटा देना तो यही बचेगा। ये इसकी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी हमेशा एसिडिक मीडियम में H+ की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट होगा बेटा जी Cr3+। बस अगर आप लोगों को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ये 4 स्टेटमेंट पता लग गई तो भाई साहब गारंटी देता हूं एक भी टाइट्रेशन का क्वेश्चन बचेगा नहीं, उखाड़ के फेंकेंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है। देखो क्या काम होता है यहां पर, सबसे जरूरी बात होती है रिडॉक्स वाले चैप्टर में एन फैक्टर निकालना। आपको एन फैक्टर निकालना आ गया तो भाई साहब सब कुछ निकल दोगे। कैसे जरा देखिए, अगर मैं बात करता हूं एन फैक्टर, मुझे निकालना है KMnO4 का, तो आप पहले क्या निकालोगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे ना अपनी तरफ से तो x की वैल्यू आएगी +7। एन फैक्टर निकालने के लिए लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो भी चेंज आता है वो लिखो। 5 का चेंज आया इनटू में इसके अंदर कितने मैग्नीज हैं, आप कहोगे सर 1 मैग्नीज है, तो यहां पर 5 इंटू में 1 करोगे तो एन फैक्टर KMnO4 का क्या हो जाएगा 5, यहां पर पहले वाली स्टेट में। दूसरे वाली स्टेट में अगर मैं MnO4 माइनस या KMnO4 का एन फैक्टर निकालता हूं, एन फैक्टर, तब आप कैसे निकालोगे कि सर यहां पर तो मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहां पर हमने निकाला कि +4 है, तो डिफरेंस कितने का आया, आप कहोगे सर 3 का। इसके अंदर कितने मैग्नीज हैं, आप कहोगे सर 1, तो मैं यहां पर लिखूंगा एन फैक्टर इक्वल्स टू 1 इंटू में 3 बराबर 3। ये याद कर लो। दूसरे नंबर पे देखो MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में इसका +7 रहेगा उधर, लेकिन जब आप उधर कैलकुलेट करोगे ना तो उधर कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आएगा 6। देख लेना, एक बार याद कर लेना ये कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका जब एन फैक्टर आप निकालोगे तो बराबर 1 इंटू में 1 बराबर 1 आएगा। और यदि आपको कभी K2Cr2O7 या Cr2O7 माइनस 2 आयन का एन फैक्टर निकालना हो तो आप देखना कि क्रोमियम का इधर तो आएगा +6, चाहे इधर निकालो चाहे इधर निकालो एक्स वाले फॉर्मूले से, और इधर तो साफ पता लग रहा है +3 है। डिफरेंस कितने का आया 3 का। और हम लोग जानते हैं कि एन फैक्टर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी, डिफरेंस 3 का है, इसके अंदर एटोमिसिटी 2 की है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से 3 इंटू में 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है जी। तो आप लोग ये बात तो जान गए होंगे कि हर स्पीसीज का एन फैक्टर कैसे निकालना है, या इन 4 स्पीसीज का मतलब इन 2 स्पीसीज का अलग अलग मीडियम में कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट करवाया था, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था बेटा जी, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। बताइए था कि नहीं था, हाँ या ना। अगर मुझे कभी भी कोई ये कह दे कि सर इक्विवेलेंट वेट बताइए KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, तो जरा देखिए बेटा, कैलकुलेट या कैलकुलेशन ऑफ
इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करोगे आप जरा देखो बेटा। अगर कभी यह कहा गया है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, पहला पॉइंट दिया है KMnO4 का निकालना है, और यहां पर बोला गया है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। आप लोग ये बात तो जानते हो ना कि एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है या जो MnO4 माइनस आयन है, ये कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में, और एन फैक्टर कितना हो जाता है बेटा जी 5। आपको मैंने पीछे ही कैलकुलेट करके दिखाया है कैसे निकालते हैं। जब आप इससे इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, इसका मोलर मास निकाल लेना जो भी आप निकालना चाहो, डिवाइड बाय एन फैक्टर, यानी कितना है 5, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है जी। आगे देखो दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि भाई आपको ना इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, KMnO4 का, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि न्यूट्रल मीडियम में निकालना है। आप लोगों को पीछे ही मैंने एक इक्वेशन लिखवाई है क्या, कि न्यूट्रल मीडियम में तो जो KMnO4 है ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि यहां पर जो एन फैक्टर आएगा वो 3 आता था। अगर मुझे इसके अंदर इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़े तो मैं क्या निकालूंगा भाई, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, यानी क्या हो जाएगा, मोलर मास आप निकाल ही लोगे। अब क्वेश्चन के अंदर सबका एटॉमिक मास दे रखा होगा, मैग्नीज का 55, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, बोलो आपको सर, मोलर मास डिवाइड बाय 3। ठीक है, आगे जरा देखिए भाई, आगे जरा देखो। अगर मैं कहता हूं तीसरा पॉइंट कि आप MnO4 का निकालना है इन बेसिक मीडियम में, वो आपको हिंट देगा सब कुछ क्वेश्चन के अंदर, बेसिक मीडियम में, तो आप क्या कहोगे, आप लोग दिमाग में लगाओगे सर KMnO4 तो बेसिक मीडियम में MnO4 2- में कन्वर्ट होता था, और हमें पता था सर यहां पर जो एन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था वो 1 था, या हम अभी भी कैलकुलेट कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर आएगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर के। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा बताइए, आप कहोगे सर इसका जो भी मोलर मास होगा उसको 1 से डिवाइड कर दो। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा मीडियम है जब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों बराबर होते हैं KMnO4 के लिए, यानी वो ये जानना चाहता है कि एन फैक्टर 1 कब होता है। अगर एन फैक्टर 1 हुआ, इसका डिनोमिनेटर 1 हुआ, तो क्या मोलर मास इक्विवेलेंट मास के बराबर हो गया, बोलो यार। आप कहोगे सर समझ में तो आ रहा है, यहां तक दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, इधर देखते हैं। कंडीशन नंबर 4 कह रहा हूं मैं, अगर कोई आप लोगों को ये कहे कि आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए, आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए किसका, K2Cr2O7 का, K2Cr2O7 का, वो भी इन एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम में, तो किसके बराबर होगी। तो तुम्हें पता है यार कि K2Cr2O7 कन्वर्ट होगा क्रोमियम 3 में, यह याद रखनी है आपको बात, चाहे पूरी रिएक्शन आती हो या ना आती हो, बस इन 4 इक्वेशन को रट लेना। यहां पर क्या करोगे कि एन फैक्टर आया था हमारे पास 6, और यदि मुझे यहां पर इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़े तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय 3, क्योंकि एन फैक्टर इसका 6 था, तो 6 कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये वो 4 रिएक्शन हैं, ये वो 4 रिएक्शन है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, एक्सपेरिमेंटली डेटा था, निकालना ही पड़ेगा। ठीक है कि भाई एसिडिक मीडियम में ऐसा होता है, बेसिक में ये होगा, और भाई मिड न्यूट्रल में ये होगा, और बेसिक में ये होगा, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा भाई। एक चीज के लिए बस आज तुमसे एक प्रॉमिस मांग रहा हूं कि तुम इनको याद कर लोगे। उसके बाद ये भी याद करना है, उसके बाद फिर अगर आपको ये बात पता लगी कौन किसमें कन्वर्ट होता है, आपको एन फैक्टर निकालना बड़ा आसान है। ये तो था वो वाली 4 रिएक्शन जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई रिएक्शन दे रखी हो, अगर कोई रिएक्शन दे रखी हो और कोई आपसे ये पूछे कि यहां पर आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए फलाने ढिमकाने का, उदाहरण के लिए दे रहा हूं मैं, आपको याद होगा अगर मैं बात करूं PCl5 की,
गिव्स PCl3 प्लस KCl2। आप लोग ये बात जानते हो ना मेरे बच्चों कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन थी? डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन थी ना ये? बोलो। आप कहोगे सर ये तो थी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहां पर सॉल्व करोगे और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन निकालोगे तो +5 और इधर +3 आएगी। डिफरेंस अगर देखोगे तो 2 का आएगा, और इसका अगर आपको एन फैक्टर निकालना हो तो एन फैक्टर कितना जाएगा जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर डिफरेंस 2 का आया है, एटम 1 है तो 2 ही आ जाएगा। और कोई आपसे गलती से ये पूछ ले कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ PCl5 कितना होगा, तो आप इसका मोलर मास डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यार। अगर कोई रिएक्शन आपको ऑलरेडी दे रखी है तो ये तो हो गई एक। दूसरी देखिए, अगर मान लो कोई कहता है कि जिंक प्लस के कॉपर सल्फेट इसके साथ रिएक्शन करी और यहां पर बना ZnSO4 और आपको यहां पर निकालना कॉपर। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई कॉपर सल्फेट का इन्फेक्टर निकालो, ZnSO4 का इन्फेक्टर निकालो, तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान। कैसे जरा देखो, जिंक 0 से +2 गया, डिफरेंस कितने का आया? 2 का। आप मुझे बताइए ZnSO4 के अंदर कितने जिंक हैं? आप कहोगे सर 1 है। तो क्या मैं एन फैक्टर कहूं कि जो डिफरेंस आया है इनटू में एटॉमिसिटी, यानी 2 इंटू में 1 करूंगा तो 2 आ जाएगा? आप कहोगे सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगर मुझे कॉपर सल्फेट का निकालना हो तो कॉपर यहां पर +2 में है और यहां पर 0 में होगी कि नहीं होगी? बोलो। आप कहोगे सर डिफरेंस तो यहां पर भी 2 का आया है और इसके अंदर भी कॉपर 1 ही है, तो इसका क्या एन फैक्टर भी 2 इंटू में 1 बराबर 2 ही होगा? मैंने कहा हां। अगर कोई इस वाले रिएक्शन के अंदर आपसे ये पूछ ले, कोई भी आपको इस वाली रिएक्शन के अंदर ये पूछ ले कि भाई साहब कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ CuSO4 कितना होगा, तो आप कहोगे इसका जो भी मोलर मास उसको एन फैक्टर यानी 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर 2 आया है। और इक्विवेलेंट मास निकालना हो ZnSO4 का तो इसका भी मोलर मास डिवाइड बाय 2 ही आएगा। आप लोग कहोगे सर अगर जिंक का पूछ ले तो? मैंने कहा कुछ नहीं है, सिंपल है। जिंक में देखो कि भाई कितने एटम एक दे रहा है, एक साथ दे रखे हैं। आप कहोगे सर 1 है। डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 2 है। तो भाई जिंक का भी जो एन फैक्टर आएगा वो भी 2 इंटू में 1 बराबर 2 ही आएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा इसके एटॉमिक मास, इसका मोलर मास तो होगा नहीं, इसका एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2 कर देना तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालो, अगर एन फैक्टर आता है तो निकालना, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप ऐसे देखकर निकाल लोगे। ये 4 तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, चाहे कुछ हो जाओ। इनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो करनी पड़ेगी, ये सब तो करनी पड़ेगी भाई आपको, ये सारी चारों, ठीक है। अब आपको मैं टाइट्रेशन की कहानी बताता हूं। रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एक रिड्यूसिंग एजेंट का, यानी एक उसका जिसका रिडक्शन होगा और एक उसका जिसका ऑक्सीडेशन होगा। उनको हम अलग अलग बीकर में लेंगे। उनको हम ऐसे, एक को ले लेंगे हम बेटा जी किसमें, ध्यान से देखना, ऐसे, ठीक है भाई। तो उसमें क्या होता है कि मान लो एक कंपोनेंट, या मान लीजिए यहां पर मैंने क्या लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया इधर, और दूसरी तरफ क्या लूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो बेटा जी, इस प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। अगर ये रिएक्शन या ये जो एक्सपेरिमेंट हम एसिड और बेस के बीच में करते हैं तब इसको हम कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। और यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में करते हैं तब इसको कहते हैं हम रिडॉक्स टाइट्रेशन, जो कि हमें आगे पढ़नी भी है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब जरा देखिए बेटा, हम लोग एक बात जानते हैं कि भाई कोई भी स्पीसीज हो, अभी तक जो K2Cr2O7 है और जो KMnO4 है, जो बार बार चिल्ला चिल्ला कर मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में है, क्या ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है? क्रोमियम +6 में बैठा है, मैग्नीज +7 में बैठा है। इसका मतलब क्या रहा होगा? इसका मतलब ये रहा होगा कि सर
इनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे ना वो इन्होंने दे दिए पहले से ही, और आगे ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। यदि ये और इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन ही कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका क्या होता है, रिडक्शन। बोलो, अगर वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या जो उनका रिडक्शन होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किसी का ऑक्सीडेशन करेंगे। किसका ऑक्सीडेशन करेंगे समझाता हूं, किसका ऑक्सीडेशन करेंगे समझाता हूं। याद रखना है भाई, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, क्या होगा याद करना। जो आइड होते हैं ना, आइड उनको आपको न्यूट्रल स्टेट में लेके जाना है, न्यूट्रल स्टेट में। और जो आइट होंगे, आइट उनको आपको 8 में लेके जाना है, 8 और भी बताऊं कुछ, और बता दूंगा। जैसे पहले ये 2 वर्ड याद रख लो, इसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये कैसे होंगे, मतलब किस तरीके से ये जो है वर्क करेंगे। आइड जो होंगे वो न्यूट्रल स्टेट में, और आइट जो होंगे वो 8 में। इसका एग्जांपल क्या है जरा देखिए बेटा, कि अगर मैं कोई आइड लेता हूं क्लोराइड, या मैं फिर ले रहा हूं ब्रोमाइड, या मैं ले रहा हूं बेटा जी सल्फाइड, या मैं ले रहा हूं मान लीजिए नाइट्राइड, ऐसे मैंने आइड ले लिए। आप जब कभी भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे तो KMnO4 हो, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास K2Cr2O7 हो, कोई भी हो, वो तो ऑक्सीडेशन करवाएगा ना भाई। और वो जब ऑक्सीडेशन करवाएगा तो क्लोराइड जो है किस में जाएगा, क्लोरीन में, क्योंकि इसका न्यूट्रल क्या होता है, Cl2। इस तरह से याद रखना है। Br का न्यूट्रल क्या होता है, Br2। सल्फाइड का न्यूट्रल क्या होता है, सल्फर। नाइट्रोजन का, नाइट्राइड का क्या होगा बेटा जी, नाइट्रोजन। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है N2, ठीक है, पूरा ध्यान रखना। आगे देखो, आइट का मतलब क्या होता है, जैसे नाइट्राइट NO2-, या आपने पढ़ा होगा NO2-, सल्फाइट SO3-, ये किस में कन्वर्ट होंगे बेटा जी, ध्यान रखना है। आप कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, आप खुद चेक करके देखना कि यहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +3 है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके साथ रिएक्शन करवाता है या करता है तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा, आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर जब आने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इनका भी तो ऑक्सीडेशन ही होगा, और इनका ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जो भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वाली, उस प्लस का मास और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो कैसे बढ़ेगा भाई, कि नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, यहां पर लिखवाया है NO3- में, सल्फाइट सल्फेट में कन्वर्ट होगी SO4-, आर्सेनाइट होता तो आर्सेनेट में कन्वर्ट होता, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है भाई। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। आपको के सर कतई समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जरा देखो, जब आप ये वाले याद कर लोगे ना, ये वाले कर लोगे, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपके पास ऑक्सलेट हुआ C2O4-, तो आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, बस इतना करना है कि वो CO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है भाई। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके पास अगर Fe+2 आयन है, आपने पूरी केमिस्ट्री के अंदर आयरन की 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर पड़ी होगी, या तो +2 या +3। आप खुद सोचकर देखिए, अगर Fe+2 से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करता है तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होगा कि इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Fe+3, ठीक है भाई। या कभी आपको दे रखा हो SN2+, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा SN4+। प्लीज आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है मेरा कि आप इस बात को समझिए और अपने अंदर उतार लीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज जबकि मैं यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं 11th क्लास में, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जिसको ये बात समझ में आ गई ना, पूरी 11th पूरी 12th एक एक चीज उसको फिजिकल केमिस्ट्री की समझ में अपने आप आ जाएगी, चाहे वो P ब्लॉक पढ़े,
चाहे वो ओजोन की रिएक्शन पढ़े, चाहे वो H2SO4 की रिएक्शन पढ़े, चाहे वो HNO3 की रिएक्शन पढ़े, जितने भी KMNO4 की रिएक्शन पढ़े, K2Cr2O7 की रिएक्शन पढ़े, वो डी ब्लॉक पढ़े। मैं कह रहा हूं कि ये बात सिर्फ छोटी सी नहीं है। अभी तुम्हें लग सकती है कि बहुत बड़ी छोटी बात बता रहे हैं कि इसको स्किप भी करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें इतना पता है, और बाकी चाहे तुम्हें पता हो या ना पता हो, चाहे तुम्हें कुछ पता हो या ना पता हो, काम बन जाएगा, इतना पता है तो रिडॉक्स टाइट्रेशन की धज्जा उड़ा दोगे तुम लोग। कितनी पावर आ चुकी है तुम लोगों में, ठीक है, ध्यान रखना ये बात मेरी, इसको याद करना भाई, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वापस उस क्वेश्चन पे लेकर जाना चाहता हूं जिसमें हमने x की वैल्यू तो निकाल ली थी, ठीक है। MnO4 आपके पास H प्लस में, याद रख लेना कि MnO4 H प्लस में किस में कन्वर्ट होगा, Mn2 प्लस में, क्योंकि इसका क्या हुआ है हमारे पास रिडक्शन। H2O2 जो होगा, इस बार OH माइनस में मत करना इसको, क्योंकि इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका क्या करोगे आप, रिडक्शन। इसका रिडक्शन हुआ तो इसका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। तो एक बना लेना आप O2, एक क्या बना लोगे, O2, और बस इतना कर लो आप, और साथ में वाटर भी। इस रिएक्शन को आप ये मान के चल लो कि MnO4 एसिडिक मीडियम में इसके साथ रिएक्शन करके वाटर और H2O ये बनाता है। उसके बाद आप X डैश, Y डैश, Z डैश की वैल्यू अपने आप निकालोगे जब आप इसको बैलेंस कर लोगे तो। सिंपल सी बात बता रहा हूं, X की वैल्यू 2 मैंने निकाल ली है, बाकी आप खुद कर लेंगे, ठीक है जी। नहीं होगा तो भाई पूछ लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जब इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा ही दिए हैं तो जरा ये टाइट्रेशन आपको समझ में आ गई है। सबसे पहला काम क्या है कि जब IIT जेई के अंदर, IIT एडवांस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। ये 1986 में 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, ठीक है भाई। ये 93 में, यानी जब ये क्वेश्चन आया होगा ना ऊपर वाला 1986, 1986, ये एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, यानी 4 नंबर का आया था इससे IIT एडवांस के अंदर। और ये 1983 में आया था 1 मार्क्स का। आप लोगों को मैं पूरा बता चुका हूं, सारी की सारी रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा चुका हूं। आप लोग प्लीज इनको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हर्षा, इसका हो जाएगा राजवंती, इसका नाम हो जाएगा बर्जदंती, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा सत्यावंती। तो भाई आप लोग ये जो भी क्वेश्चंस हैं, अच्छा ज्यादा हैं क्या, कम ही नाम लिखे हैं, तो आप एक काम कर लेना, टाइम के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 क्वेश्चन करना, ठीक है, बैलेंसिंग वाले। और खुद फील कर लेना, मतलब मुझे कहने की जरूरत ना पड़े कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर से आपकी आत्मा बोलेगी कि सर ये क्वेश्चन या ये टॉपिक जो है बैलेंसिंग वाला हमारी आत्मा में उतर चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं भाई मैं। इक्विवेलेंट वेट जो कि मैं पढ़ा चुका हूं पहले, कैसे निकालना है सबका बता दिया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में पढ़ाना चाहूंगा मेरे बच्चों, कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाना चाहूंगा मैं कि भाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है। आप लोगों को मैं बहुत दिनों से पढ़ाना चाहता था, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप दुनिया में कोई भी रिएक्शन करते हो, A + B और गिव्स C + D, और मान लो आपने यहां पर लिखा हुआ है बैलेंस इक्वेशन में कि X, Y, Z और कुछ भी लिख दिया, A फॉर एप्पल, कुछ भी लिख दो। आज तक जितनी भी रिएक्शन आप करते आ रहे थे, उन सारी की सारी रिएक्शन में रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी था, जो कि हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था, मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और हम आइडिया लगाते थे इसके इतने मोल, इसके इतने मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, या फिर इसके इतने मोल बनेंगे और इसके इतने मोल बनेंगे, ऐसे सोचते थे ना भाई, है ना। लेकिन अब जरा देखो, आज मैं आप लोगों को बस एक बात बताना चाहता हूं कि धरती पे आपको कोई रिएक्शन याद हो ना हो, स्टोइकियोमेट्री याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस तुम इतनी बात समझ जाना जो मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बताई है कि कौन किस में कन्वर्ट होगा। बस
क्लोराइड क्लोरीन, ब्रोमाइड ब्रोमीन, सल्फाइड सल्फर, नाइट्राइड नाइट्रोजन, नाइट्राइड नाइट्रेट, सल्फाइड सल्फेट, और क्या ही बचेगा भाई, ऑक्सलेट कार्बन डाइऑक्साइड, Fe+2 Fe+3, SN2+ SN4+, और बाकी जो KMnO4 K2Cr2O7 है वो एसिडिक मीडियम में क्या होता है और बेसिक मीडियम में क्या होता है। अगर उनको तुमको ये बात पता लग गई तो आज के बाद धरती का हर एक क्वेश्चन आप हिला डालोगे। कैसे, जरा देखो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि बेसिकली XYZA ऐसे लिखा होगा, जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है जी। ये क्या कहता है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट आप ए के लोगे उनको रिएक्शन करने के लिए उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट जो हैं बी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे सी के बनेंगे, और साथ ही साथ उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट डी के बनेंगे। अब आप लोग सोचोगे सर ये ग्राम इक्विवेलेंट किस बला का नाम है, क्या है ये ग्राम इक्विवेलेंट? अरे कोई बात नहीं है, वो तो मैं सिखाऊंगा क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट को आप ऐसे लिख लेना, नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम। जैसे आप लोग लिखते हो ना कि मोल होता था क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, वैसे ही इक्विवेलेंट मास, सॉरी वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जब हम 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ना है, एक तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। तो यहां पर डिफरेंस क्या आता है, गिवन मास की जगह पर गिवन मास, मोलर मास की जगह पर इक्विवेलेंट मास आता है और कुछ नहीं है। यहां पर जो कंसंट्रेशन होती थी वो मोलैरिटी होती थी, मोल अपॉन वॉल्यूम, और यहां पर जो कंसंट्रेशन होती है इस चैप्टर के अंदर वो नॉर्मेलिटी होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। कुछ चेंज नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट में मोल लेते थे और ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में ग्राम इक्विवेलेंट। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट का, नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम। आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी जो होता है वो n फैक्टर के बराबर होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया, प्रूव करना है, चलो ठीक है कर देता हूं। तुम बस एक बार डाउट करो, प्रूफ मैं अपने आप कर दूं। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला किसके बराबर है, मोल्स है ना भाई, अपॉन में वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला किसके बराबर है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लूं और मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूं इक्वेशन 1 से, तो आप कहोगे सर नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी बराबर आएगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम और मोल अपॉन में वॉल्यूम, जिससे वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल आउट। ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और मोल को क्या लिखोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। फिर वेट से वेट कैंसिल, ये मोलर मास ऊपर चला गया और नीचे बचा था इक्विवेलेंट मास। हम लोग ये भी तो जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो आप खुद देखिए एन फैक्टर किसके बराबर होगा, मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो ये जो रिलेशन था, ये जो फॉर्मूला था, ये ऐसे आता है अगर आपको याद हो तो। खैर छोड़ो, ये तो प्रूव करवाया मैंने। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आईआईटी पूछेगी। हमें तो बीट करना है आईआईटी वाले क्वेश्चन को। ये हमें पता है कि नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी का रेशियो एन फैक्टर आया है। तो जरा देखो, क्या मैं नॉर्मेलिटी की जगह पर रख सकता हूं एन फैक्टर इंटू में मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। याद है आप लोगों को? आपको कि सर बिल्कुल याद है। आप लोग याद करो इस वाले फॉर्मूले को, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम किसके बराबर बनेगी, मोल के। तो यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा एन फैक्टर इंटू में नंबर ऑफ मोल्स, हाँ या ना? आपको कि सर बिल्कुल बनेगा। और यहां पर एक और फॉर्मूला बनेगा एन फैक्टर इंटू में गिवन मास अपॉन में मोलर मास।
अब मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूंगा मेरे बच्चों। एक कहानी मैं आज आपको बता ही देता हूं फिर क्या है। कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में वो किसी एक सब्सटेंस के बारे में कुछ भी दे सकता है। आपको क्या काम करना है कि इन सारे फॉर्मूले में से वही एक फॉर्मूला उठाना है जो भी उसने दे रखा है। दूसरा, वो किसी के बारे में कुछ पूछ सकता है। आपको क्या काम करना है, वो फॉर्मूला उठाना है जो आपको निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है और भाई साहब खटाखट 1 मिनट में आंसर, खटाखट 1 मिनट में आंसर। तो कैसे, ये देखो, ये पूछना चाहते हो, चलो देखो क्या दिक्कत है। देखो इधर, इधर देखो। हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो क्या है जरा समझिएगा। ड्रॉबैक्स इसलिए हैं क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या जो एन फैक्टर होता है किसी एक कंपाउंड, वो अलग अलग मतलब अलग अलग मीडियम में बदलता रहता है। अब एन फैक्टर बदलेगा तो सीधी सी बात है नॉर्मेलिटी भी बदलती रहेगी। तो यही एक इसका ड्रॉबैक है इस कॉन्सेप्ट का कि भाई इसमें एन फैक्टर चेंज होता है जबकि मोलैरिटी चेंज नहीं होता, अगर कभी भी हमें कंपैरिजन करना पड़ जाए। तो आप कहोगे नॉर्मेलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द रिएक्शन व्हाइल मोलैरिटी डज नॉट। मोलैरिटी उस चीज पर डिपेंड नहीं करती, रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वो तो सीधा अमाउंट पर और टोटल वॉल्यूम पर डिपेंड करती, बस, चाहे कोई भी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट इज हैंडली, बहुत आसान है, बट इट शुड बी यूज्ड विद केस, मतलब इसको बड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं। पहला समझिएगा, एप्लीकेशन चल रही है सबसे पहले, और जो आएगी हमारे पास टाइट्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया। आप लोगों को कहा गया है 0.4 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन कंप्लीटली रिएक्ट विद FeSO4, इतने मोलर से, ठीक है भाई, इतने मोलर के साथ ये रिएक्शन करता है अंडर एसिडिक कंडीशन। देखो एसिडिक कंडीशन भी लिखी हुई है। इसने पूछा है द वॉल्यूम ऑफ FeSO4 यूज्ड इज 50 ml। इसने बोला है कि FeSO4 की जो वॉल्यूम है वो 50 ml यूज हुई। व्हाट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 वाज यूज्ड। आपको ये सोचना ही नहीं है कि रिएक्शन में क्या होगा और कैसे बनेगा, आपको बस इतना आइडिया लगाना है कि KMnO4 दिया है और एसिडिक मीडियम दिया है, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर याद है, दिया तो है। तो मैं क्या काम करूंगा कि KMnO4 के बारे में ये बात जानूंगा कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में यानी H+ की प्रेजेंस में Mn2+ में कन्वर्ट होता है। आप यहां से एन फैक्टर निकालना बस कि सर इधर +7 है उधर 2 है, डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। और हम बड़ी आसानी से एन फैक्टर निकाल लेंगे कि 5 × में 1, क्योंकि इसके अंदर एटॉमिसिटी 1 है। ओके, FeSO4 में जो सल्फर होता है ना, सल्फर वो ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप निकाल के देखो, चाहे खुद निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट के अंदर जो आप निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि सल्फर तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, भले ये कितना भी बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। ऑक्सीडाइज कौन होगा, Fe, है ना। और जो Fe है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैंने आपको बताया था Fe2+ किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में। आप मुझे बताइए कि डिफरेंस कितने का आया। आपको डिफरेंस आ जाएगा 1 का। और यदि मुझे एन फैक्टर निकालना हो FeSO4 का, तो FeSO4 के अंदर कितने आयरन है, 1। तो आप कहोगे सर एन फैक्टर हो जाएगा 1 का डिफरेंस आया, 1 तो 1 × में 1। अब आपको ध्यान रखना है क्या है, इनके बीच में जो भी रिएक्शन हो रही होगी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको ये देखना है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये तो नहीं बोला ना। मैंने आपको ये कहा कि आप केमिकल रिएक्शन करो, उसको बैलेंस करो, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर ये बनो ना, कुछ नहीं। इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपस में रिएक्शन करेंगे उनके उनके जो ग्राम इक्विवेलेंस है, जैसे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बी, यानी सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे बस। तो मैंने क्या काम करा भाई, वापस चलता हूं क्वेश्चन पे। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका आ जाएगा भाई, ये आप कहोगे सर ये हो जाएंगे FeSO4 के, सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है जो आपस में रिएक्शन करते हैं। ऐसा आप नहीं बताया, मैंने कहा ठीक है, मैंने बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो भाई, मुझे आप ये बताओ कि अगर क्वेश्चन के अंदर यहां पर 0.4 मोलैरिटी दे रखी है KMnO4 की और FeSO4 की भी मोलैरिटी दे रखी है,
तो आप कम से कम ये सीरीज तो याद कर ही लोगे ना यार, ग्राम इक्विवेलेंट वाली, कि जिसमें मोलैरिटी दे रखी है फॉर्मूले की, दोनों साइड आप वही वाला फॉर्मूला लगा दो कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इसके बराबर भी है और ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इसके बराबर भी है। तो क्यों ना मैं फॉर्मूला ऐसे लगा दूं भाई, बोलो, कि n फैक्टर इनटू में मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम और बराबर n फैक्टर इनटू में मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम। 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म है। जरा देखो कैसे। आपको पता है KMnO4 की मोलैरिटी दे रखी है 0.4, n फैक्टर आपको पता ही है 5 होता है, आपने निकाल लिया। वॉल्यूम आपको निकालनी है, n फैक्टर जो है FeSO4 का 1 आया है, मोलैरिटी 0.05 दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखी है 50 ml। तो क्या निकल के नहीं आएगी क्या वॉल्यूम यहां पे? मुझे आंसर चाहिए खुद से। ये है बाहुबली के नाम से क्वेश्चन है भाई ये, तो मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए, करेक्ट आंसर। कोई चटर पटर वो नहीं है भाई मेरे को बकवास, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो गई है। अब जरा देखो, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, 2019 में आया क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, इन ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइज ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ FeC2O4 FeC2 Fe2C2O4 whole thrice FeSO4 and Fe2SO thrice in acidic medium, the number of moles of KMnO4 required। टफ लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन बड़ा आसान है। देखो कैसे, एक मिक्सचर है, ठीक है, वो मिक्सचर क्या करेगा जिसके अंदर FeC2O4 प्रेजेंट है, Fe2C2O4 का होल थ्राइस प्रेजेंट है, FeSO4 और प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस ये प्रेजेंट है। वर्सेज रिएक्शन किसके साथ करोगे, KMnO4। यानी हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर के टोटल ग्राम इक्विवेलेंट जो रिएक्शन करेंगे और KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट सब बराबर होंगे। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो तुम खुद देखोगे। मान लो मैं पहले ले रहा हूं बेटा जी Fe2C2O4, क्या लिया मैंने, Fe2C2O4। तो आप लोग ये बात समझ जाओगे कि सर ये तो Fe+2 से Fe+2 और प्लस C2O4 2 माइनस का क्या हो गया, Fe+2 और C2O4 2 माइनस का मिक्सचर है या उसका कंपाउंड है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन करेगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तो Fe+2 किस में कन्वर्ट होगा, याद करिए Fe+3 में, और C2O4 2 माइनस किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। बोलो हाँ या ना, हुआ कि नहीं हुआ? आपको सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास Fe+2 से Fe+3 गया तो ये भी ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी +3 से, ध्यान कैलकुलेट करोगे तो +3 आएगा, और इधर +4, तो ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो क्या ये कंबाइंड क्या हो गया, कंबाइंड रिडॉक्स हुआ कि नहीं हुआ? क्या कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? आपको सर हो गई। जरा देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे कंपाउंड का पूरे का एन फैक्टर निकालना है। तो इस कंपाउंड का जब पूरे का एन फैक्टर निकालूंगा तो क्या वो एन फैक्टर Fe के टर्म में और प्लस एन फैक्टर C2O4 2 माइनस दोनों के टर्म में ऐड कर लूंगा। हम लोग जानते हैं कि जब +2 से +3 पे जाएगा तो डिफरेंस 1 का आएगा, और इस कंपाउंड के अंदर एक आयरन है, तो क्या हम इनको 1 इंटू में 1 प्लस के। अब जरा देखिए, कार्बन का यहां पर कितना था बेटा जी, +3, वहां पर कितना है +4, +3 से +4 में जाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, +4 का। कितने कार्बन है, 2, तो 2 इंटू में 1 बराबर 3। लास्ट वाली क्लास में भी जब कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन करवाई थी तो मैंने FeC2O4 का एन फैक्टर करवाया था, ठीक है, मतलब एन फैक्टर निकलवाया था। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल आपने करवाया था, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, एन फैक्टर आ गया। अब जरा देखो बेटा, अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूं, एन फैक्टर निकालना है मुझे सबका, तो मेरे पास इसका एन फैक्टर आ चुका है जो कि 3 है। फिर मैं FeC2O4 2 माइनस आयन की बात करूंगा। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक तो होगा Fe+3 आयन और एक होगा C2O4 2 माइनस आयन, ये वाला, यानी इधर दिखा देता हूं।
कि C2O4 2 माइनस आयन। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि जो KMnO4 होगा वो Fe+3 को और फर्दर ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकता, जितनी थी मैक्सिमम +3 होती है आयरन की। लेकिन इस ऑक्सीलेट को जब ये कन्वर्ट कराएगा CO2 में, तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर कार्बन की +4 है, डिफरेंस 1 का आएगा, इसके अंदर 2 कार्बन है, तो 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, आप कहोगे सर 2। FeSO4 में एक Fe+2 है, सल्फेट का कुछ नहीं होगा, तो ये +2 से +3 पर जाएगा। मान लीजिए कि ये +2 से किस पर गया बेटा जी, +3 पर गया, हाँ या ना। तो भाई डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का, क्योंकि यहां पर ये +2 में है, एक आयरन है तो एन फैक्टर इसका कितना जाएगा, 1, और यहां पर आयरन +3 में, यानी इसके साथ तो कुछ नहीं होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब ये रिएक्शन करता है KMnO4 के साथ, तो आप मुझे बताइए अगर हम इन सब के ईच ऑफ द वन के 1 मोल लेते हैं ईच का, तो इसका मतलब मैंने कितने मोल लिए, मैं कहूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 का होल थराइज और प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, ये तीनों ही हैं जो रिएक्शन करेंगे KMnO4 के साथ। यानी इन तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट अगर जोड़ लूं तो मुझे ये चेक नहीं करना कौन क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है, बस वो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे किसके बेटा जी, KMnO4 के बराबर हो जाएंगे। आप लोग बताओ अगर इन सब के मोल दे रखे हैं, एक एक मोल दे रखे हैं, तो मोल वाला फॉर्मूला कौन सा होगा ग्राम इक्विवेलेंट का, एक बार याद कर लो ना हमेशा के लिए कि सर मोल वाला फॉर्मूला तो ये होता है n फैक्टर इनटू में 1, तो बस आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं भाई। आप क्या कहोगे, जरा देखो इधर, कहां गया, इधर गया, कि सर FeC2O4 का n फैक्टर जो भी होगा और इसके नंबर ऑफ मोल्स प्लस के इसका n फैक्टर इनटू में इसके नंबर ऑफ मोल्स प्लस का इसका n फैक्टर इनटू में इसके नंबर ऑफ मोल्स बराबर इसके भी तुम्हें क्या निकालने, मोल निकालने हैं। और आप लोग जानते हैं KMnO4 का एसिडिक मीडियम में जो n फैक्टर होता है वो कितना होता है, 5, क्योंकि प्लस KMnO4 Mn2+ में कन्वर्ट होगा, तो इसका भी हो जाएगा n फैक्टर इनटू में नंबर ऑफ मोल्स। अब जरा देखो खतरनाक तरीका, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व है ये। इसका n फैक्टर कितना आया था, 3, मोल हमें दे रखे हैं 1 प्लस के, इसका n फैक्टर कितना आया था बेटा जी, 2, मोल दे रखा है 1, और इसका n फैक्टर कितना दे रखा है बेटा जी, आप कहोगे सर इसका तो 1 आया था, मोल भी 1 है। इन सबको जब आप जोड़ोगे 3, 2 और 1 को, ये हो जाएंगे हमारे पास n फैक्टर KMnO4 का 5 आएगा, तो एक n की वैल्यू नहीं निकाल लोगे तुम, KMnO4 के मोल कितने होंगे, जो भी तुम्हारा आंसर आता है, जो भी तुम्हारा आंसर आता है उसको, इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा देवसेना। देवसेना आंसर चाहिए मुझे करेक्ट चैट बॉक्स के अंदर तुम्हारे नाम के साथ, तुम्हारा भी नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे नाम देखता रहता हूं कि कौन बच्चा रेगुलर है, कौन बच्चा रेगुलर नहीं है, सही से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब। अब जरा देखो मेरे बच्चों एक बात ध्यान से, वो क्या है प्लीज समझना, कि मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, फिर से बता देता हूं, आपको बस ये देखना है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है बस, और जिसके साथ रिएक्शन कोई भी करेगा ना उनके सबके ग्राम इक्विवेलेंस बराबर कर देना और कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होगा, C2O4 2 माइनस CO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और Fe+2 Fe+3 में ही कन्वर्ट होगा। ये सिर्फ एक क्वेश्चन की बात नहीं, सब क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं मैं। आपको ये प्रिंसिपल आ गया, और वो जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, तुरंत 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, 1 मिनट के अंदर। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन है, कंसिडर द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद एसिडिफाइड मोर। देखो सीधी सी बात है, उसने क्या बोला है कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, आप लोग तुरंत पता लग जाएगा कि क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होगा, अगर तुम्हें याद हो गई ये बात कि क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो गया। आप लोग जानते हैं कि क्रोमियम यहां पर +6 में है, वहां पर +3 में, अगर आप n फैक्टर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा बेटा जी, डिफरेंस 3 का आया, और यहां पर क्रोमियम का 2 एटोमिसिटी है तो कितना हो जाएगा 6, n फैक्टर निकालना जरूरी है, बस n फैक्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसने बोला कि मोहर सॉल्ट जो है उसके साथ रिएक्शन कराओ, तो आप मुझे बताइए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट के कितने होंगे पर मोल ऑफ KMnO4,
यानी K2Cr2O7 का जो मोल दे रखा है वो भी 1 दे दिया उन्होंने पर मोल। पढ़ाई आसान है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बता दे, सॉरी मोर सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम सल्फेट और FeSO4 6H2O, ये रिएक्शन करता है बेटा जी किसके साथ, K2Cr2O7 प्लस एसिडिक मीडियम होगा तो H2SO4। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, रिएक्शन बैलेंस करनी है नहीं करनी है सब भूल जाना। आप बस ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सॉरी बराबर हो जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सोल्ट। मोहर सोल्ट में सिर्फ एक ही चीज है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है और वो क्या है, Fe+2 आयन। आप मुझे बताइए कि जब कभी भी Fe कन्वर्ट होगा आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्योंकि सल्फेट की ओवरऑल -2 है, इसको बैलेंस किसने कर रखा है, आयरन ने, तो आयरन पे +2 आई होगी। तो आप आयरन +2 को किस में कन्वर्ट करोगे बेटा जी, आयरन +3 में करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। आप कहोगे सर कर लेंगे। मैंने कहा कि इसमें डिफरेंस कितने का आया, आप कहोगे सर डिफरेंस तो आ गया 1 का। कितने आयरन है, आप कहोगे सर इसमें तो 1 आयरन है। एन फैक्टर पूरे कंपाउंड का 1 मिनट में निकल जाएगा ना, 1 इंटू में 1 बराबर 1, बोलो। आपको सर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मोल पूछे हैं, मोल का फॉर्मूला देखो, इसके मोल दे रखे हैं उसका मोल आपको निकालना है। तो मोल वाला फॉर्मूला एन फैक्टर के टर्म में कौन सा होता है, एन फैक्टर इंटू में मोल और एन फैक्टर इंटू में मोल। जरा देखिए इसका 1 मोल है, एन फैक्टर कितने थे बेटा जी 6, सॉरी मोल एन फैक्टर 6 था और मोल कितना था 1, और इसका एन फैक्टर कितना होगा 1 और मोल हमें निकालना है n। सॉल्व करके बताना कि करेक्ट आंसर क्या हमारी प्रिय देवसेना ही होगी, D6। बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं टाइट्रेशन वाले, इनसे डरना नहीं है, कतई नहीं डरना है अपनी लाइफ में। एक बार प्रैक्टिस करना, नहीं होगी दोबारा फिर ट्राई कर लेना, नहीं होगा तीसरी बार फिर ट्राई कर लेना, लेकिन अपन झुक ये एटीट्यूड अपने अंदर रखना, ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करें, मोटिवेट रहें और जो कर सकते हो अपनी लाइफ में खुल चिल करें, मजे करें, ठीक है, और आईआईटी के इस रास्ते पर बढ़ते रहें, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।